द सेल, है ना। सेल के बारे में अध्ययन करेंगे इसमें। इसमें छोटे छोटे टॉपिक आएंगे। टॉपिक्स, इसमें छोटे छोटे टॉपिक्स आएंगे। टॉपिक्स टॉपिक्स में सबसे पहले हम लोग कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन के बाद सेल थ्योरी पढ़ेंगे, कोशिका सिद्धांत, कोशिका की थ्योरी। उसके बाद हम लोग दो तरह की कोशिकाएं पढ़ेंगे, यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। वो हम लोग समझ जाएंगे कि क्या प्रोकैरियोट होता है, कौन यूकैरियोट होता है। तो यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, और एक पढ़ेंगे लास्ट में प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक क्या लिखता है भाई? प्रो कैरियोटिक, प्रोकैरियो TIC, चलो बड़ा में लिख दिए, प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये हमारे टॉपिक्स हैं, इनको हमें पढ़ना है पूरे चैप्टर में। टॉपिक्स हो गया, टॉपिक्स में इंट्रोडक्शन, सेल थ्योरी, यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो सेल थ्योरी पढ़ने के बाद यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोट किसको कहते हैं, है ना, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, वो सब आगे पढ़ेंगे। ये सब जो हैं आपके टॉपिक्स हैं। सेल चैप्टर है, सेल यूनिट ऑफ लाइफ। तो हम लोग इंट्रोडक्शन हेडिंग डालते हैं। इंट्रोडक्शन मतलब होता है किसी चीज के बारे में बताना, इंट्रोड्यूस करना। जैसे बोलते हैं ना, अपना इंट्रोडक्शन दो, तो अपने बारे में बताओ। तो इंट्रोडक्शन हम लोग कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन डालते हैं हेडिंग। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन में सेल क्या होता है पहले, सेल किसको कहते हैं, सेल की परिभाषा क्या होती है। सेल को हम लोग हिंदी में कोशिका कहते हैं। तो सेल का जो परिभाषा है उसको कैसे लिखेंगे, तो इसको दो तरह से बताया जा सकता है। सेल शरीर जीवों का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। सेल इज फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म, या फिर इसको लिख सकते हो सेल इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो दोनों तरह से हम लिख सकते हैं, दोनों को लिखेंगे। तो लिखेंगे सेल इज
स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये पहले भी आपको लिखा चुके हैं, संरचनात्मक और क्रियात्मक। फंक्शनल AL होगा, ठीक है, फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सेल इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो जीवों की फंडामेंटल इकाई होते हैं। उसके बाद आगे की ओर चलते हैं हम लोग। दूसरा नाम सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी बहुत जगह आपको लिखा हुआ मिलता है, सेल बायोलॉजी। तो सेल बायोलॉजी क्या होता है भाई? कोशिकाओं का संरचना और कार्य जिसमें अध्ययन किया जाता है उसे कहा जाता है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी का परिभाषा कैसे लिखोगे? द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड सेल फंक्शन इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। ठीक है, तो इसका परिभाषा क्या लिखेंगे? डिफिनेशन, परिभाषा क्या लिखेंगे? सॉरी, इसको स्टडी ऑफ, स्टडी मतलब अध्ययन, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। स्ट्रक्चर मतलब रचना होता है, संरचना। फंक्शन मतलब होता है कार्य। द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ सेल इज नोन एज सेल बायोलॉजी। ठीक है, तो हम लोग सेल बायोलॉजी चैप्टर है, इस चैप्टर को सेल बायोलॉजी भी कह सकते हो, क्योंकि हम लोग सेल का रचना पढ़ेंगे और कार्य दोनों पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो ये सेल बायोलॉजी चैप्टर हुआ। ठीक है, सेल बायोलॉजी भी बोला जाता है। ठीक है, अब एक और टर्म आता है जिसको बोलते हैं साइटोलॉजी। यहां पर देखो, इसमें भी नाम छुपा, साइटो कहीं पर भी आए, साइटो मतलब होता है सेल या कोशिका। लॉगी मतलब आप लोग को बता चुके हैं, अध्ययन, स्टडी। तो साइटोलॉजी कहने का मतलब है जब कोशिका के केवल रचना का अध्ययन करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। तो कोशिका का यहाँ कार्य नहीं पढ़ा जाता है, खाली स्ट्रक्चर पढ़ा जाता है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, इसमें स्पेलिंग में कोई दिक्कत नहीं है ना? कोशिका के रचना का अध्ययन करना क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। इंग्लिश कभी भी पढ़ो ना तो ऐसे मत स्टार्ट करो, इंग्लिश हमेशा पीछे से स्टार्ट होता है, समझ रहे हो? इंग्लिश का नियम है, आगे से नहीं पढ़ोगे। ऐसे पढ़ोगे तो सेल है क्रियात्मक और रचनात्मक का एक ऑर्गेनिज्म, गड़बड़ हो गया ना। तो इंग्लिश को पीछे से पढ़ा जाता है ना, यहाँ जहां ऑफ हो उसी के बगल से पढ़ना चाहिए, है ना? तो यहां पर देखो, किसी ऑर्गेनिज्म का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई सेल है, उल्टा पढ़ा जाता है इंग्लिश में। तो यहां पर भी है, सेल का क्रियात्मक, सेल का रचना का अध्ययन करना साइटोलॉजी कहलाता है। कॉल्ड वाला सबसे लास्ट में होता है, कहलाता है लास्ट में लिखते हैं ना। ये सब छोटा छोटा चीज है जो दिक्कत नहीं होता है। ये हो गया साइटोलॉजी। इसके बाद हम लोग चलते हैं कोशिका का एक्सपेरिमेंट,
है ना, एक्सपेरिमेंट ऑन सेल, कोशिकाओं को खोजा गया है ना, डिस्कवरी, एक्सपेरिमेंट नहीं, डिस्कवरी किया गया है। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल, खोज करना, कोशिका का खोज। डिस्कवरी ऑफ सेल, डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी मतलब होता है खोज, आविष्कार। हिंदी तुम लोग देख लेना भाई, हिंदी हम लोग लिखते नहीं है ना, खाली आपको समझाने के लिए, है ना। गलत उलत हो तो बोलना नहीं, क्योंकि हम लोग हिंदी नहीं ना पढ़ते हैं, समझ रहे बात को। आप लोग के लिए हम लोग थोड़ा पढ़ के आते हैं। आविष्कार देख लेना, हमको लग रहा है गलत ही है, लेकिन समझ रहे हो बस वही, हमें हिंदी इंग्लिश नहीं करना है। तो डिस्कवरी ऑफ सेल, तो डिस्कवरी ऑफ सेल है सबसे पहली बात, है ना। जो साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक, एक बड़ा हो गया एक छोटा हो गया, रॉबर्ट हुक, ठीक है। दोनों याद रखना, अलग अलग है, मिल गया है दोनों, रॉबर्ट अलग, हुक अलग, रॉबर्ट अलग, हुक अलग, ठीक है, अलग अलग है रॉबर्ट हुक, एक साथ नहीं है रॉबर्ट हुक। तो देखो हम लोग का जो जीवन है, लोगों का जो जीवन है बहुत पुराना है। हम लोग ईसा पूर्व भी जानते हैं, ईसा का जन्म 20 ईस्वी में हुआ था, समझ रहे हो। कैलेंडर जो नापा जाता है 0 ईस्वी में, अभी कितना चल रहा है 2025, तो 2000, 1900, 1800, 1700, 1600, 1500, 800, 700, 600, 500, 400 ईसा के बाद, ईसा का जन्म माना जाता है कि जब कैलेंडर में 0 होगा, पहला साल होगा। अभी कितना साल है 2025, पहला साल जब होगा तो उससे भी पहले का मतलब इतिहास में वर्णन है, ईसा पूर्व 2000 पहले, 3000 साल पहले। तो समझो कि कम से कम हम लोग 5000 साल तो जानते हैं कि हमारे इतिहास में लिखा हुआ है, ये जानते हैं। हालांकि हम लोग जानते हैं उससे भी पहले आदिम मानव हुआ करते थे, तो उसका इतिहास में उतना वर्णन नहीं है, लेकिन कम से कम किताबों में लिखा हुआ इतिहास आज से 5000 6000 साल पहले का है ना। तो सोचो उतना दिन से, उससे भी पहले है, समझो कि कितने हजारों वर्ष पुराना हम लोग का सभ्यता है, हम लोग भी नहीं समझ जान पाते, है ना। जैसे हम लोग हिंदू के कैलेंडर अथी में देखोगे ग्रंथ में, तो आज से 20 या 25 हजार साल पहले द्वापर युग आया था, कृष्ण जी का जन्म हुआ था माना जाता है। तो सोचो कि बहुत पुराना है। लेकिन कोशिका का जो पहला अध्ययन किया था रॉबर्ट हुक ने, वो भी, है ना, 1665 ईस्वी में। कब किया था 1665 ईस्वी में। यही बंदा है जिसने सबसे पहले कोशिका का मतलब आविष्कार किया था। 1665 कब है, और कब है पुराना, बहुत पुराना है। तो सोचो कि आज से 1665 मान लो 3000 साल पहले, 3000 हुआ ना, 16 4 20, हाँ मतलब 4 साल, 4000 5000 साल पहले, 5000 बोल रहे हैं जी, 5000 कैसे हुआ, 300 साल 400 साल पहले। 1857 में तो क्रांति हुआ था ना, 1857 में झांसी की रानी का क्रांति हुआ था, कुछ बोलते हैं उसको। तो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने, ये एक्चुअली में रॉबर्ट हुक जो थे एक दुकान में काम करते थे, उसमें छोटा छोटा माइक्रोस्कोप बनता था, जैसे चश्मा होता है, चश्मा से बड़ा दिखता है ना थोड़ा सा,
तो उसी दुकान में काम करते थे और वो उन्होंने छोटा सा माइक्रोस्कोप बनाया था, है ना, पुराना टाइप का, प्रिमिटिव टाइप का, इस तरह से माइक्रोस्कोप बनाया था। इस तरह से माइक्रोस्कोप बनाया था इन्होंने, है ना, माइक्रोस्कोप बनाया था और यहां से इसको देखते थे वो, ठीक है। ये आंख बना दिया। तो देखो रॉबर्ट हुक जो थे, पहले क्या होता था, बोतल में प्लास्टिक का ढक्कन नहीं होता, बोतल में लकड़ी उगड़ी का, रबड़ का ढक्कन होता है। देखते तो अलता समझते हो, वो जो पैर में लगाया जाता है, तो उसमें देखना आज भी रबर का ढक्कन होता है। अब तो हो गया है प्लास्टिक वाला ढक्कन। पहले वो ढक्कन नहीं होता था, तो लकड़ी उकड़ी काट करके बोतल में एडजस्ट करके उसको ढक दिया जाता था। हम लोग भी देखे हैं वो बहुत दिन पहले। तो बोतल में कॉर्क हुआ करता था। कॉर्क मतलब होता है ये लकड़ी का बनता था, कॉर्क। तो किसी कारण बस ये ऐसे ही देखते थे, किसी चीज को बड़ा करके देखते थे। तो एक दिन क्या हुआ, कॉर्क जो है वह इस पे रख दिया था उन्होंने, ठीक है, रख दिया। तो जब देखे तो उनको कॉर्क दिखाई नहीं दिया, कुछ और दिख रहा था। समझ रहे हो, यहाँ पे आप लोग जानते हो लेंस लगाया जाता है, इसमें लेंस से बड़ा दिखता है, इस तरह से बहुत सारा लेंस इन्होंने बनाया था। तो जब देखा तो कॉर्क इनको दिखाई नहीं दे रहा था, कॉर्क के अंदर इनको इस तरह का दिखाई दे रहा था, जाला के जैसा, मधुमक्खी का जो जाला होता है। या फिर ऐसे देखो, ये सही नहीं है। मधुमक्खी का छत्ता ऐसे ही होता है ना, देखे होगे आप लोग। मधुमक्खी का छत्ता को इंग्लिश में कहा जाता है हनी कॉम्ब। छत्ता लिख देते हैं, तुम लोग देख लेना, छत्ता, छत्ता ऐसे लिखा था, ठीक है। मधुमक्खी का छत्ता दिख रहा था किसमें, कॉर्क के अंदर, कॉर्क है। तो वो मतलब आश्चर्यचकित के हो गए। फिर बाहर आंख दिखा रहे थे तो कॉर्क दिख रहा है, लकड़ी दिख रहा है, और अंदर जब माइक्रोस्कोप में दिख रहा है तो एक्चुअली में माइक्रोस्कोप जो इन्होंने बनाया था वो बहुत ज्यादा किसी चीज को जूम कर देता था। तो जूम करने के बाद लकड़ी के अंदर में जो इसका सेल है वो दिखाई दिया इनको। इसको इन्होंने सेलुला कहा था। क्या बोला था, सेलुला। सेलुला क्या बोला था, बाद में इसी को इन्होंने सेल कहा। तो इन्होंने बोला कि बहुत सारे मधुमक्खी के छत्ता दिखाई दिया और प्रत्येक जो कण था उसको इन्होंने सेलुला नाम दिया, ठीक है। तो पहले हम लोग लिखते हैं, पहला बात लिखते हैं, रॉबर्ट हुक फर्स्ट सॉ ए डेड फर्स्ट सॉ ए डेड सेल इन कॉर्क। कॉर्क क्या होता है, प्लांट, लकड़ी होता है, कॉर्क लकड़ी को कहते हैं, कॉर्क कहते हैं लकड़ी को। कोशिका मरा हुआ होगा, जाहिर सी बात है, कोशिका कैसा होगा, क्योंकि लकड़ी का टुकड़ा है ना, तो लकड़ी तो काट दिया गया, कटने के बाद तो मर जाता है, मर जाएगा ना प्लांट। तो ये मरा हुआ क्या था, मरा हुआ डेड सेल था। कैसा था, इन्होंने जो कोशिका देखा वो मरा हुआ था, मरा हुआ, जाहिर सी बात।
अब ये लकड़ी है, इसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो इसमें भी आपको सेल दिखाई देगा, लेकिन ये क्या है, मरा हुआ है, जिंदा कहां से आएगा। ठीक है। दूसरी बात, रॉबर्ट हुक ने अपने से बनाया हुआ माइक्रोस्कोप को यूज किया और कॉर्क को देखा था, और उन्हें कैसा दिखाई दिया, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। तो यहां पर लिखेंगे रॉबर्ट हुक यूज सेल्फ मेड। सेल्फ मेड मतलब खुद का बना, सेल्फ मतलब खुद होता है, स्वतः, मेड बना बना, खुद का बना है ना, खुद का बना माइक्रोस्कोप यूज किया था। सिंपल माइक्रोस्कोप कैसा बनाएगा, अब वैज्ञानिक थोड़े ना था, तो सिंपल सा बनाया था। अभी तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नाम सुना है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन तक को देख लेता है, इतना सूक्ष्म कर, नाम नहीं सुना आपने। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, आजकल जो माइक्रोस्कोप होता है बहुत तरह का होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसके बाद इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप, जो आपका लैब वगैरह होता है स्कूल का कॉलेज का, उसमें इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप यूज होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत महंगा होता है, वो अच्छा अच्छा लेबोरेटरी होता है जहाँ पर, है ना, वहाँ पर चेक किया जाता है। जैसे कि जांच वगैरह होता है ना, ब्लड उलट का जांच, तो उसमें जांच किया जाता है ना, कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा वायरस है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है। ठीक है। और कॉलेज स्कूल में जो होता है वो इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप होता है, वो आपको मतलब बिजली से चलता है, तो उसमें देखोगे तो आपको दिख जाएगा। आप लोग नहीं देखे हो कभी, कोशिका देखे हो, नहीं देखे होगे, तो मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो देखोगे। रमन बाबू, क्या करना है आपको, खाली 11-12 करना है या फिर नीट का भी सोचे हो, अभी नहीं सोचे हो, सोचो, है ना, सोचो, यहां पर आपको पूरा पढ़ाई मिलेगा, मेहनत करोगे ना तो हो जाएगा, समझ रहे बात को, सोचोगे तभी होगा, नहीं सोचोगे तो, मतलब अगर आपके मन में नहीं है हमको वो नहीं करना है, तो पूरा दुनिया का आदमी भी अगर आपके ऊपर लग जाए तो आपका कभी नहीं हो पाएगा, सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। आप ही के जैसा बहुत सारा बच्चा आता है, मतलब कोई एम नहीं होता है पटना आ गए मतलब पढ़ने के लिए, लेकिन धीरे धीरे जिज्ञासा मतलब जगते जाता है, फिर एक दिन वो तैयारी करने भिड़ते हैं, बहुत सारा बच्चा निकाल लेता है। आप ही के जैसा होता है, हम लोग के जैसा होता है। हम लोग भी आए थे तो पता ही नहीं था कि मेडिकल में क्या पढ़ना है, 2006 का बात करें, 5 का, जब हम पहली बार स्टार्ट किए थे पढ़ाई 10th के बाद, तो फिर हमें ये भी नहीं पता था कि मेडिकल में बायोलॉजी लेते हैं कि मैथ लेते हैं। उस समय इतना मोबाइल वगैरह कुछ था नहीं, उतना कोई टीचर वगैरह पढ़ा लिखा आदमी मिलता नहीं था, आजकल तो सब कुछ मालूम है। तो धीरे धीरे देखो पढ़ते जाओ, आंख बंद करके बढ़िया से पढ़ते जाओ, जो क्वेश्चन देते जाएंगे उसको पढ़ते जाओ आंख बंद करके। बाद में सोचना क्या करना नहीं करना है, अपने इंटरेस्ट जब आ जाएगा ना तो धीरे धीरे अपने हो जाता है और निकल भी जाता है स्टूडेंट से। तो आज से आपका चैप्टर स्टार्ट हो गया, मतलब मंडे से आपको डीपीपी मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जो पढ़ाएंगे उसी का क्वेश्चन रहेगा, उसको घर में जाके बनाना है, यहाँ फिर बोलेंगे कौन कौन सा है। उसके बाद असाइनमेंट आप लोग को मिल जाएगा सोमवार तक में, ऐसा मॉड्यूल जो है बताएगा ना, मॉड्यूल मॉड्यूल मिलेगा, उसका क्वेश्चन, उसका थ्योरी है, क्वेश्चन बना के लाना है। उसके बाद एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी से आता है नीट का क्वेश्चन, तो एनसीईआरटी का एक अलग से पेज देंगे, एनसीईआरटी कैप्सूल, उसमें सारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन रहता है, खाली एनसीईआरटी। एनसीईआरटी यहाँ पढ़ाएंगे तो आपका जो अब वर्ड का लोड है थोड़ा सा बढ़ेगा, समझ रहे। अभी तक तो इजी इजी चीज पढ़ रहे थे, थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे थे, लेकिन अब जो है, दूसरी बात, बच्चा सब आ जाएगा, 20 25 30 बच्चा आ ही जाता है,
तो उसके लिए टेंशन नहीं लो, हम अकेले पढ़ रहे हैं, हम लोग इतने लोग हैं, उसके लिए कोई है ना, 2 भी बच्चा रहेगा, 10 भी बच्चा रहेगा, 40 भी बच्चा रहेगा, सबको एक ही जैसा पढ़ाएंगे, समझ रहे? तो ये माइंड से निकालो, कम बच्चा हो तो और अच्छा है, डाउट वगैरह है तो पूछ लेना है ना, डाउट वगैरह जो है घबराना नहीं, जो है नाम है ना आपका, घबराना नहीं है कि अकेले हैं तो कोई दिक्कत नहीं, और गर्ल्स वगैरह आ जाएंगे। सबसे ज्यादा बच्चा जून में आ जाता है, जून में भर जाता है बैच, एक शाम को भी बैच स्टार्ट कर रहे हैं, तो शाम को भी कम ही है आप ही लोग जैसा, तो दोनों बैच देखना धीरे धीरे फुल हो जाएगा। तो उसके लिए इंतजार नहीं करना है कि मेंटेलिटी अभी तो बच्चा आएगा, सब बच्चा आएगा तब हम पढ़ेंगे घर में जाके, ऐसा नहीं करना है, आपको पढ़ते जाना है, उसके लिए टेंशन है बच्चा कितना आएगा नहीं आएगा, सब आएगा तब पढ़ेंगे, या सब आएगा तो सर स्टार्ट करेंगे बढ़िया से पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है ना, मेरे लिए वो सब कुछ नहीं होता है। तो समझ रहे ना, तो इसके लिए कुछ भी पूछना हो, कोई भी दिक्कत हो, ग्रुप में मैसेज कर देना है, ग्रुप में हम भी ऐड है, हम ऐड है, तो सर ये देखो मैसेज किया था सर कल क्लास होगा, तो ऐसे करके पूछना है, सर ये समझ में नहीं आया, इसका वीडियो नहीं आया, कभी कभी पीडीएफ देना भूल जाते हैं ग्रुप में, कल पता नहीं दिया था कि नहीं, तो मैसेज कर देना है सर पीडीएफ नहीं है, यहाँ भले लिख लेते हो लेकिन आपके पास रहना चाहिए ना पीडीएफ, अच्छा लगता है उसको पढ़ने में, एक बार उसको पढ़ लेते हैं। तो ये सब ध्यान में रखना है, कोई भी मन में कोई भी डाउट नहीं रखना है, समझ रहे हो? हम ही पढ़ाए हुए हैं, बहुत सारा बच्चा मेरा मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट मेरा आते भी रहता है ना, मिलते भी रहता है, तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको वही चीज पढ़ाया जाएगा जो कोटा दिल्ली में पढ़ाया जाता है, वही चीज हम भी पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, समझ रहे? तो हम माइंड में नहीं रखते कितना बच्चा है मेरे पास, 100 को भी रहता था तो 100, अभी देखो थोड़ा सा, अभी देख रहे हो मार्केट अजीब सा है, बच्चा सब पता नहीं कहाँ रहता है, तो 100 को भी बैच यहाँ पे बैठा हुआ था तुम लोग के से पहले, है ना, पिछला 11 से पहले 100 स्टूडेंट था, है ना, पूरा भर जाता था इसमें, तो समय समय की बात है, फिर हो सकता है इस बार 30-40 स्टूडेंट हो तुम लोग, हो सकता है अगला साल 150 हो जाए, तो वो कोई मायने नहीं रहता है, तो हम लोग पढ़ाए वैसे ही चलेगा जैसे हर कोचिंग में कोटा में चलता है, हम लोग कोटा का ही पैटर्न लेके चलते हैं, समझ रहे हो? यहाँ का पैटर्न नहीं है मेरा, कोटा का है सारा चीज। तो यहाँ पर रॉबर्ट हुक यूज सेल्फ मेड सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। तीसरी बात, ही सॉ, उसके बाद यहां पर फिर एक और बात लिखेंगे, ही यूज, है ना, अच्छा कॉर्क यहां लिखा हुआ है, कॉर्क इन माइक्रोस्कोप एंड सो मतलब क्या होता है, देखा, यूज मतलब, यूज मतलब उपयोग, उपयोग, ही यूज कॉर्क इन माइक्रोस्कोप, इसको समझ रहे हो, उन्होंने माइक्रोस्कोप में कॉर्क का उपयोग किया, है ना, तो आप इसका हिंदी लिख लो, ठीक है, फिर इसको मिलाओ घर में जाकर, कौन सा लैंग्वेज मेरा सही बैठ रहा है, ऐसे लिखेंगे, उन्होंने यूज कॉर्क माइक्रोस्कोप में किया, तो ये बन रहा है ना, तो इसको सजा दो, उन्होंने माइक्रोस्कोप में कॉर्क का यूज किया, पजल होता है ना उसी तरह का, अपने आप समझ जाओ, एंड सॉ हनी कॉम्ब, उधर भी लिख चुके हैं, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, है ना, ही गिव नेम सेलुला, सेलुला को ही बाद में फिर हम लोग सेल कर दिए, तो उन्होंने नाम भी दे दिया छत्ते का, कोशिक सेलुला, वहां पर सेलुला नाम रखा, सोचो इन्हीं के नाम पर सेल पड़ गया, अगर हम रॉबर्ट हुक रहते, हम बोल देते कुछ भी नाम रख देते, हम लिख देते लकड़ी, हिंदी में लकड़ी होता है ना, तो लकड़ी ही नाम हो जाता, लकड़ी, पहला चैप्टर क्या है पढ़ेंगे, लकड़ी,
तो यही पूरी दुनिया में हो जाता, क्योंकि हम पहली बार एक्सपेरिमेंट किए हैं। जो खोज करता है, जो नाम रखता है, उसी का नाम होता है ना। यही चीज हो गया। तो उन्होंने क्या नाम दिया? सेलुला नाम दिया। तो आप लोग थोड़ा सा लिख लो।
इसको लिख लेना है।
लिख लिया। तो यहां पर रॉबर्ट हुक। इसके बाद आगे चलते हैं। तो दूसरा जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था एंटोनी वॉन एंटोनी वॉन ल्यूवेन हुक। एंटोनी वॉन लीवेन हुक। लीवेन हुक। ये दूसरे नंबर साइंटिस्ट थे, है ना। अब देखो 1665 में जैसे ही रॉबर्ट हुक ने बताया दुनिया को कि भाई सेल नाम का कुछ चीज होता है, उसके बाद सभी वैज्ञानिक फटाफट लग गए कि ये क्या खोज दिया। होता है ना, कोई नया चीज होता है तो अरे रोबोटवा क्या खोज दिया भाई, देखते हैं क्या है। तो सब साइंटिस्ट उसी को देखने लगे। तो उसी में 8-9 साल तक पूरा एक्सपेरिमेंट किया लोगों ने। तो एक जो साइंटिस्ट निकल का है 1674 ईस्वी में, एंटोन वॉन लीवेनहुक। 1674 ईस्वी में इन्होंने लिविंग कोशिकाओं को देख लिया। किसको? लिविंग कोशिका मतलब जिंदा कोशिका, जैसे स्पर्म का कोशिका। बैक्टीरिया को इन्होंने देख लिया, बैक्टीरिया जीवित होता है तो उसको भी इन्होंने देख लिया। तो इन्होंने लिविंग सॉ देखा, लिविंग सेल को देख लिया लेवेनहुक ने, और बताया भाई सेल लिविंग भी होता है। क्योंकि मालूम नहीं ना था लोगों को, उन्होंने लकड़ी में देखा था। तो लकड़ी में सेल है तो क्या क्या ठिकाना कि लकड़ी में है तो उसी प्लांट का लकड़ी में है कि सब प्लांट का लकड़ी में सेल है, या फिर एनिमल में सेल है कि नहीं। बात तो डाउट होता है ना जी। अभी ना हम लोग जानते हैं सभी जीव कोशिकाओं से बना है, लेकिन उस समय मालूम नहीं था। तो क्या सभी जीवों में सेल से बना हुआ है? तो फिर बाद में पता चला। तो लोवेनहुक ने लिविंग सेल को देखा, जिसमें से स्पर्म देखा, बैक्टीरिया देखा। तो बैक्टीरिया का पूरा अध्ययन इन्होंने ही किया था, इसीलिए इनको फादर ऑफ बैक्टीरिया भी कहा जाता है। तो इसमें एंटोन वॉन लीवेनहुक के बारे में क्या लिखेंगे? ही सो लिविंग सेल्स, जीवित कोशिकाओं को देखने का श्रेय डायरेक्ट आता है ना। सेल्स लाइक, लाइक मतलब क्या होता है? जैसा। यहां पर जैसा होगा, पसंद नहीं होगा। लाइक बटन ये वो वाला नहीं है, ये लाइक मतलब जैसा। ही सो लिविंग सेल लाइक स्पर्म, बैक्टीरिया, एटीसी, इन सबको इन्होंने देखा 1674 ईस्वी में। इसके बाद देखो माइक्रोस्कोप इनके पास भी था। उसके बाद माइक्रोस्कोप जो था सिंपल ही रह गया, और सिंपल रह गया करीब 150 साल तक। 150 साल तक कोई सेल का दूसरा एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाया। उसका क्या कारण था कि माइक्रोस्कोप जो था वो पुराना वाला था, सिंपल वाला था। फिर माइक्रोस्कोप का जब आविष्कार हुआ तब जाकर के बढ़िया बढ़िया माइक्रोस्कोप कर गए, तब जाकर के सेल के अंदर का सामान देखा गया। जैसे मान लो ये सेल है, तो सेल के अंदर जो एक बड़ा सा पार्ट होता है, इसको कहा जाता है न्यूक्लियस। हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, केंद्रक इसको कहा जाता है। तो एक साइंटिस्ट थे, वो भी उन्होंने 1831 ईस्वी में न्यूक्लियस देखा। मतलब माइक्रोस्कोप बड़ा हो गया, बढ़िया हो गया, तो जूम हो गया। जूम करने के बाद उनको क्या दिखाई दिया?
न्यूक्लियस। तो 1831 में, 1674 के बाद 1831, कितना साल हो गया? 1774, 100 साल। 1831, 74, 33, 60, लगभग 150 साल से ऊपर, तब जाकर के न्यूक्लियस दिखाया गया सेल के अंदर। माइक्रोस्कोप ही नहीं था, दिखता ही नहीं था, जूम किया गया तब जाकर दिखा। तो इसके बाद अगला जो एक्सपेरिमेंट है वो है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किसका आविष्कार किया, किसको देखा? न्यूक्लियस। किसका आविष्कार किया? न्यूक्लियस सेल के अंदर का एक अंग होता है। क्या होता है? सेल के अंदर का ये अंग होता है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे ही सो न्यूक्लियस, बहुत बार पूछा जाता है, इनसाइड सेल। सेल के अंदर इन्होंने न्यूक्लियस देखा था। ठीक है, और इनका टाइम कब था भाई? 1831, 1831। 1831। ठीक है, अब इसके बाद फिर बात आता है 1855। कब? 1855। 1855 तीसरा जो है, सॉरी चौथा ना, है ना। 1855 में एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। क्या नाम था? रुडोल्फ विर्चो। तो नाम लिखते हैं यहां पर। अच्छा, बढ़िया। अरे वो तो सही था भाई। चलो ठीक है, रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो, कब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया? 1855 में इन्होंने बताया, है ना। लगभग 14 साल हो गया, नहीं 24 साल ना, 30 20, लगभग 24 साल इसके बाद, 24 हुआ। 24 साल बाद रुडोल्फ विर्चो ने क्या बताया? इन्होंने बताया कि कोशिकाएं विभाजित हो सकती हैं। क्या बताया? कोशिका विभाजित हो सकती है। सेल कैन डिवाइड। ठीक है, और नया सेल जो बनता है वो पुराने सेल के विभाजन से बनता है। सेल कैसे बनता है? पुराने सेल से। नया सेल अपने आप ऊपर से तथास्तु करके नहीं आता है, पहले से कोशिकाएं क्या है, वही विभाजित करके नया कोशिका बनाती है। हमारे शरीर में जितना भी कोशिका है सब जायगोट कोशिका से मिलकर के, जायगोट कोशिका के विभाजन से बना हुआ है ना। तो न्यू सेल एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। थोड़ा सा लैंग्वेज टेढ़ा है लेकिन मेरा है, टेढ़ा है पर मेरा है। तो रुडोल्फ विर्चो मतलब क्या लिखेंगे? he said he said that cell can divide. He said that
he said that cell can divides and new cell arises मतलब होता है उत्पन्न होना। न्यू सेल arises फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो, लाइन इंपॉर्टेंट है, हिंदी लिख दे रहे हैं इसका। प्री एग्जिस्टिंग मतलब प्री मतलब होता है पहले, एग्जिस्टिंग मतलब पहले से, एग्जिस्ट मतलब उपस्थित। प्री एग्जिस्टिंग मतलब क्या होता है? प्री एग्जिस्टिंग मतलब पहले से, मतलब नया सेल, न्यू मतलब नया, है ना। अच्छा यहाँ पे सेल छूट गया, यहाँ पे लिख लेना सेल। न्यू सेल arises फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। क्या लिख रहे हैं? न्यू सेल arises फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। नया सेल हमेशा पुराने सेल से होता है। अब हम ही लोग देखो, हम लोग का जो पीढ़ी बन रहा है तो कैसे बन रहा है? हमसे पहले पापा जी थे, पापा जी से पहले दादाजी थे, दादाजी से पहले परबाबा छरबाबा, ऐसे होता है ना। तो हम लोग उन्हीं से ना आए हैं कि हम लोग उत्पन्न हो गए ऊपर से, माँ बाप से ही उत्पन्न हुए हम लोग। अब माँ बाप अपने माँ बाप से उत्पन्न हुए, उनके माँ बाप उनके माँ बाप से उत्पन्न हुए, तो उसी तरह तो कोशिका भी उत्पन्न हो रहा है। नया कोशिका कैसे उत्पन्न हुआ? पहले से उपस्थित कोशिका से, वो विभाजित हुआ, नया कोशिका आया, फिर ये नया कोशिका फिर विभाजित, फिर नया कोशिका आएगा, ऐसे करके कोशिका की संख्या क्या होगी? बढ़ते जाएगा। तो वही बात इन्होंने कहा, और इसी को कहा दिस इज कॉल्ड, यही चीज क्या कहलाता है? ओमनिस सेलुला सेलुला। दिस इज कॉल्ड ओमनिस, चलो यहां लिख देते हैं, दिस इज कॉल्ड ओमनिस सेलुला। सेलुला मतलब सेल, समझ ही रहे हो। ओमनिस सेलुला, सेलुला, सेलुला ई सेलुला ई, क्या हो रहा है भाई? सेलुला सेलुला, सेलुला, ULA, ठीक है, सेलुला। अब बीच में क्या आएगा? ई। क्या आएगा? ई। चलो कोई बात नहीं, तो बीच में हाइफन डालेंगे। सेलुला ई सेलुला, इसी को क्या कहा गया? सेलुला ई सेलुला, ओमनी सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब क्या होता है? है ना, इसका मतलब न्यू सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, दिस इज कॉल्ड ओमनिस सेलुला ई सेलुला। तो पूछा जाता है, नीट में आता है, ओमनिस सेलुला सेलुला किसने दिया था? तो रिडोल विर्चो ने। किसने दिया था? रिडोल विर्चो। ठीक है। इसके बाद अगला जो है, ये 1855 था ना। 1855 से पहले दो और साइंटिस्ट थे, इसको पहले लिखना था, है ना। चलो कोई बात नहीं।
मैथियाज स्लाइडेन। स्लाइडेन। तो मैथियाज स्लाइडेन जो साइंटिस्ट थे, पांचवा मैथियाज स्लाइडेन एक साइंटिस्ट थे। दोनों एक साथ लिखोगे, दोनों क्या करोगे, एक साथ लिखोगे। जानते हो मशीन थोड़ा दूर कर देता है। तो मैथियाज स्लाइडेन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1838 में बताया था। ये एक जर्मन बोटेनिस्ट थे। क्या थे, जर्मनी के क्या थे, बोटेनिस्ट। बोटेनिस्ट मतलब वनस्पति विज्ञान के जनक, समझ रहे हो। साइंटिस्ट थे बोटनी के, पेड़ पौधों के। तो लिखेंगे ही वाज ए जर्मन, जर्मनी के थे, जर्मन बोटेनिस्ट। बोटेनिस्ट मतलब समझ रहे हो, मतलब वनस्पति विज्ञान के, मतलब पढ़ने वाले थे, साइंटिस्ट थे। नहीं समझ रहे हो बोटनिस्ट, बोटनी मतलब क्या होता है, वनस्पति। तो वनस्पति विज्ञान का अध्येता थे, ठीक है। जर्मन बोटनिस्ट, जर्मन बोटनिस्ट, ही वाज ए जर्मन बोटनिस्ट। he study about plants। इन्होंने किसका अध्ययन किया था, प्लांट्स का स्टडी किया था। क्या किया था, प्लांट का अध्ययन किया था, ठीक है। प्लांट का अध्ययन किया था और प्लांट सेल का अध्ययन किया था। किसका अध्ययन किया था, पौधों के कोशिकाओं को। अब देखो इन्होंने पौधा, बहुत तरह का पौधा का अध्ययन किया, सबको माइक्रोस्कोप में देखा तो इन्हें पता चला सभी पौधों का शरीर में कोशिका है। क्या है, कोशिका है। और सभी कोशिकाएं एक जैसे ही है। ऐसा नहीं कि नींबू में अलग कोशिका आ रहा है, बरगद में अलग आ रहा है, पीपल में अलग आ रहा है, आम में अलग आ रहा है। सब में कोशिका का जो आकृति था, रचना था, सब क्या था, समान था। क्या था, समान था। तो इससे ये पता चल गया लोगों को कि पेड़ पौधों में सभी कोशिकाएं, सभी पेड़ पौधों में कोशिका होता है और वो एक ही जैसे होते हैं। इन्होंने क्या बताया, इनसे क्या मालूम चला कि प्लांट सेल का अध्ययन किया तो सभी प्लांट का निर्माण कोशिकाओं से हुआ है। किसे हुआ है, प्लांट सेल। इसके बाद दूसरे जो थे, थियोडोर, थियोडोर स्वान। स्वान, क्या नाम था, स्वान, थियोडर स्वान। सब एकदम इंपॉर्टेंट, ठीक है। थियोडर स्वान, ये भी इन्हीं के साथ थे 1839, ठीक है। दोनों ने 1839, फिर दोनों ने मिलकर के सेल थ्योरी भी दिया, जो आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो थियोडर स्वान, इन्होंने क्या किया, इन्होंने, ये क्या थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। क्या थे, ब्रिटिश के थे, मतलब इंग्लैंड के थे। जूलॉजिस्ट थे मतलब जंतु विज्ञान पर अध्ययन करते थे। तो मतलब ये लिखेंगे ही वाज ए ब्रिटिश, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। he was a British zoologist. He study about, किसके लिए अबाउट करेंगे, एनिमल्स। किस पे अध्ययन किए होंगे,
एनिमल सेल, है ना, एनिमल सेल, एंड ऑल्सो, ऑल्सो मतलब भी, एंड ऑल्सो स्टडी प्लांट सेल, इन्होंने प्लांट सेल का भी अध्ययन किया, है ना। और इन्होंने बताया कि चाहे एनिमल हो प्लांट हो, दोनों पे एक कवच होता है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा गया। क्या बोला इन्होंने? बोला कि सेल जो होती है एक स्ट्रक्चर से घिरी होती है, बाउंड्री से, उसी को बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा गया। तो इन्होंने मेनली जो है किस पे अध्ययन किया? एनिमल सेल पे। किस पे अध्ययन किया? एनिमल सेल पे। और इन्होंने अध्ययन किया प्लांट सेल पे। ध्यान में रखोगे। अब सब एनिमल को देख लिया इन्होंने, सब एनिमल के शरीर में सेल होता है, सब एनिमल के शरीर में। तो उन्होंने स्लाइडेन ने बता दिया प्लांट में सेल होता है, इन्होंने बता दिया एनिमल में सेल होता है। इसका मतलब सब में सेल होता है, सबका शरीर सेल से निर्माण हुआ है। तो फिर इन दोनों ने मिलकर के सेल थ्योरी दिया। उस सेल थ्योरी को हम लोग पढ़ेंगे उसको अलग से। तो यहां पर इसको लिख लीजिए।